लो भाई, एक तो तुम्हारा होमवर्क लाओ जो दिया था तुमको, है ना। हाँ, पहले मोनोटोनिसिटी का O1 S1 J मैन ये निकाल लो तीनों। लाइए, जल्दी से लाइए बेटा, फटाफट। लाओ लाओ, होमवर्क निकालो यार, ऐसे क्या कर रहे हो मतलब। अच्छा, इसका तो वो शीट फटी रहती है इसकी यार। चलिए, तो ये है एकदम साफ शीट भाई, कोई टिक नहीं, कुछ नहीं। एब्सेंट थे, अच्छा हाँ। तो एब्सेंट थे तो भाई उसमें से देख लिया करो ना, वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। बुक एब्सेंट थी कि तुम एब्सेंट थे? शीट नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलिए भैया, तो मोनोटोनिसिटी में O1 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। O1 में 1 से 5 तक में 5 बचा हुआ था। 5 में डाउट है? 5 में डाउट है। देखो भैया, Hx इज इक्वल टू फॉग। इतना पढ़ाने के बाद एक छोटा सा हल्का सा नया सवाल आता है, उसमें अटक जाते हैं आप लोग। देखो सिंपल क्या करना है, क्या होगा ये देखना है। तो एच डैश निकालेंगे, कितना होगा? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब बताओ एफ डैश क्या चीज है भैया? एफ डैश क्या चीज है? अरे भाई रुक जाओ एक मिनट। इस सुनो सुनो, एफ दोनों के दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। क्या है? दोनों के दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि एफ डैश भी नेगेटिव है, जी डैश भी नेगेटिव है। तो एफ डैश ऑफ समथिंग नेगेटिव, जी डैश ऑफ समथिंग नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो एच एक्स इज इंक्रीजिंग, खत्म बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 तो डिस्कस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, यार वो डी ऑप्शन यहाँ गलती से आ गया, अगले चैप्टर से रिलेटेड है, एक्सट्रीमम। ठीक है, छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन बन गए ना, बस ठीक है ना, तीनों में कोई दिक्कत नहीं। 11वां 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 11th किसका डाउट है? 11th में हो गया। अच्छा, 12 में डाउट है बेटा। 12 में देखो, एक फंक्शन जो है ना, उसमें ऑब्जर्व करो कि डोमेन क्लोज ए से इंफिनिटी है, आर है, ठीक है वो तो। और आर का मतलब यहाँ पे रेंज है, ठीक है। और ये फंक्शन है विल हैव एन इनवर्स प्रोवाइडेड। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। ऑन टू में तो इसने देखो खेला कर लिया है पहले ही। क्या इसने बोल दिया? जो भी रेंज आएगी वही हमारा कोडोमेन है। तो ऑन टू तो वैसे ही हो गया, है ना। तो 1 1 होना चाहिए। और 1 1 कब होता है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। देखिए, तो इस फंक्शन का जो क्यूबिक इक्वेशन है, इसका करोगे पोस्टमार्टम, है ना। तो पोस्टमार्टम ऐसे होगा 6x² माइनस 6x। यहाँ से 6 लोगे कॉमन, x माइनस 1 x+1। अब गौर से देखिएगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो है -1 +1 प्लस माइनस प्लस। तो ये फंक्शन का ग्राफ अगर देखें तो एक्चुअली यहाँ से तक इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ से तक डिक्रीज कर रहा होगा भैया, उसके बाद इंक्रीज करेगा, सही है। अब सुनो, अगर आप चाहते हो कि ए से एक पॉइंट है, ए से इनफाइनाइट तक पूरा डोमेन लेना है और फंक्शन कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या आप ए यहां ले सकते हो क्या? क्योंकि ए से इनफाइनाइट में डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा। यहां ले सकते हो क्या? ए से इन्फिनिटी नहीं ले सकते, तो ये कहां लेना पड़ेगा? यहां। अगर हम ए को 1 ले और 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग है, और 1 ही क्यों ले, ए को 2 ले तो क्या दिक्कत है? 2 से इनफाइनाइट में मतलब ए की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, ए से लेकर इनफाइनाइट देखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, 1 1 फंक्शन हो गया, इसलिए ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बात खत्म। प्रश्न संख्या 13 14 14 बेटा, 14 में डाउट है, ठीक है। इफ द इक्वेशन दिस हैज अ पॉजिटिव रूट x इक्वल टू अल्फा। देखो बेटा, अच्छा सवाल है वैसे ये।
ये n डिग्री पोलिनोमियल है, इसका एक पॉजिटिव रूट अल्फा, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, इसका एक रूट 0 भी है। न दिख रहा आपको? दिख रहा है। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 0 और अल्फा ये दो रूट है स्क्वाड्रेटिक के, तो उसके डेरिवेटिव के कितने रूट होंगे इन दोनों के बीच में? कम से कम एक। इसके बाद 0 से अल्फा के बीच में डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब नीचे वाली इक्वेशन का एक रूट होगा। अब बताओ, 0 तो 0 है, अल्फा क्या है? पॉजिटिव। 0 0 है, अल्फा पॉजिटिव है, इनके बीच में कोई भी नंबर आएगा एफ डैश, जहां पे 0 होने वाला है, वो नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। खत्म बात। ऐसे हो गया हवा में। और वो नंबर क्या होगा? अल्फा से छोटा, 0 से बड़ा। खत्म। 15 15 15 15 हो गया भैया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 19 में डाउट आ गया बेटा? अच्छा, वेरी गुड। इफ f dash is differentiable then there exists a number of c अच्छा, such that f double dash c equals to, देखो बेटा कैसे देखेंगे? गौर से। वेरी गुड। तो बेटा यहां से ना देखिएगा, गौर से देखिएगा यार, ये शीट भी फटने वाली है भैया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, चलिए कोई नहीं, सब वो में है। तो देखो बेटा, यहां से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे अपन। क्या करेंगे? ऑब्जर्व। ठीक है, देखो ये है द डेरिवेटिव ऑफ f of 2x इज इक्वल टू f dash x। तो एक्चुअली f of 2x का डेरिवेटिव होता क्या है? 2 इंटू f dash 2x। तो यहां से एक रिलेशन निकाला कि भाई ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अर्थात f dash 2x जो हो गए, क्या हो गए? 1/2 ऑफ f dash x हो गए भैया। अब सुनिए, f dash 1 पता है, तो f dash 2 निकल जाएगा, x की जगह 1 डाल के, हाफ इंटू 1 मतलब हाफ आ गया। f dash 1 तो 1 है ही सही। अब सुनिए, चूंकि क्या है कि f dash इज डिफरेंशिएबल, f dash खुद डिफरेंशिएबल है, तो एलिमिटी लगाओ f dash में। तो क्या बोला था एलिमिटी? क्या बोलती है कि भैया 1 से 2 के बीच में ऐसा c अवश्य होगा जो f डैश का डेरिवेटिव, मतलब f डबल डैश c विल बी कितना? f डैश 2 माइनस f डैश 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब ये हाफ माइनस 1 कितना? माइनस हाफ। ये कितना बेटा? 1। तो माइनस हाफ, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर क्या हो रहा होगा? डेरिवेटिव माइनस हाफ। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़। अच्छा 2 से 4 है क्या? कोई बात नहीं, हमने पहले तो 1 से 2 निकाल लिया, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब 2 से 4 की बात करते हैं। तो भैया देखो, x की जगह 2 रखो, कितना आएगा? f डैश 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ f डैश 2, और f डैश 2 कितना है? तो है ना, निकाल लेना सेम मेथड से, 2 से 4 में लगा देना, बात खत्म। हाँ 20 20 20, चलिए 20 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, S1 पे आते हैं जल्दी से भैया। S1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है बेटा आपको। हाँ लग गया आपको देख के कि आप 6 पूछना चाहते हो। देखो बेटा, इसमें दिक्कत क्या है, गौर से देखना कि यार चूंकि ये क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस ए के मॉड का क्यूब प्लस x माइनस बी के मॉड का क्यूब। ये आपका इस फंक्शन की आप क्या निकालना चाहते हो? मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए क्या करोगे कि भैया देखिए, ऐसे सवाल जब भी मॉड वाले करते हैं तो हम नंबर लाइन के 3 टुकड़े कर डालते हैं, एक ये एक ये एक ये। इसमें पहला केस लेते हैं, इसमें और क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन? बी बड़ा है ए से। अब बी बड़ा है बना अपन ने, कोई दिक्कत नहीं बाय डिफॉल्ट, है ना। तो भैया पहला केस की संख्या 1, कि भैया सुनिए, अगर x जो है वो b से बड़ा हुआ तो एफ कितना हो जाएगा? x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब। आ गया भैया, क्यूब निकाल लिया तुमने। अब x जब b से छोटा और a से क्या हुआ? बड़ा, तो एफ कितना हो जाएगा? x माइनस ए का क्यूब माइनस, आया समझ में? और अगर क्या हुआ, x अगर a से छोटा हुआ तो एफ कितना हो जाएगा लल्ला? माइनस ऑफ x माइनस ए का क्यूब माइनस x माइनस बी का। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई आपको समस्या किसी प्रकार की नहीं है ना? ठीक है क्या? बताओ। नहीं नहीं बता दो यार। नहीं है तो क्या करेंगे, 3 फंक्शंस हैं,
तो इसका क्या करने का तरीका है कि एक फंक्शन है जिसमें x b से बड़ा नंबर है, इसको डिफरेंशिएट करने का है, डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। कैसे 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 तुम सोते क्यों रहते हो, कभी बोला तो करो भाई, या जागरण में आए हो, सत्संग में आए हो। हाँ तो भैया डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट किया 3 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3, ये दिख रहा है घोर पॉजिटिव नंबर है ये, इसका मतलब ये यहां से बी से लेकर फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो बताओ अगर बी से फंक्शन इंक्रीज करेगा तो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, बी पे ही, और बी पे कितनी आएगी, इधर रखो बी डालो उसमें, बी माइनस ए का होल क्यूब, आगे समझ में, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए का, उसके बाद फंक्शन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब भैया देखते हैं बीच में क्या हो रहा है, ए सी बी में क्या होता है, तो ए सी बी में फंक्शन है ये, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट किया, गौर से देखना है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे लल्ला तो कितना आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई समस्या। अब यहाँ होगा देखो तांडव, है ना, तांडव समझते हो, हाँ यही होगा भैया, देखो इसी में गड़बड़, बाकी सब हो जाएंगे। देखो भैया क्या करने का है, ये डिफरेंशिएट कर लिया आपने ना, तो इसको जब साल करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बुरी तरह कट जाएगा, तो माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2bx प्लस बी स्क्वायर बचेगा, हालांकि कॉन्सेप्ट जो है ना अगले चैप्टर का ही है ना, पर ठीक इतना हम समझ सकते हैं कॉमन सेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, कि अगर हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम ये समझते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम कब देगी, उस पॉइंट पे देगी जहां पर एफ डैश क्या है, 0, ठीक है, और या फिर एंड पॉइंट पे, समझाया था आपको मैंने। तो देखते जरा ये कब हो रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे लल्ला कितना आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2b, और उसको फिर से आप क्या करोगे, कॉमन लेके काटोगे तो a माइनस बी बाई 2, लेकिन एकदम सही लिखा है हमेशा की तरह, ठीक है, 3 तो चला गया, तो x की वैल्यू a माइनस बी बाई 2 जब आएगी तो ये मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा, ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है, डबल डेरिवेटिव से नहीं करना है अपन, तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से करते हैं ना, तो आइए यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, आ रहे समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, कहाँ गया तू, ये रहा, है ना, तो हाँ यार तूफान मुझे कोई बात नहीं, मचने दो, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे भैया, ये एफ डैश था आपके पास, इसको लिखा मैंने, या मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने, नहीं बोला ही नहीं आप लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा अपॉन ट्वाइस ऑफ ए प्लस, अच्छा ये आ रहा है क्या, ओके ओके ठीक है, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं भैया, तो क्या किया हमने, इस एफ डैश के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे माइनस का 2x कॉमन लेके a प्लस बी किया, ये आपका एफ डैश एक्स है ना, ठीक है, नहीं समझ रहे ना, तुम बताओ यार, समझ नहीं रहे, नो, अरे एफ डैश एक्स है भाई, तो सो जाता है फिर बार बार, एफ डैश एक्स है, ये क्या है, इसको 0, तो एफ डैश एक्स का साइन देखते ना, फैक्टर नहीं करते एफ डैश एक्स के, करते ना, तो बस वो फैक्टर ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या नहीं समझने का है, यार सोता रहता है तो यार, बता कोई दिक्कत, नहीं तो बता कोई दिक्कत, समझ गया। अब ये बता जरा, ए स्क्वायर एक क्या करेंगे, यहाँ से गौर से दिखना, कि माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, और माइनस का 2 क्या, इनफैक्ट ये सब नहीं काट जाएगा, रुक जा, अभी किससे काटेगा, कुछ कटने का ही नहीं, हाँ, तो यहाँ से माइनस का 2 और a प्लस बी कॉमन ले लिया तुमने, तो कितना बच जाएगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, सही है, ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि भैया ये डिसाइड करने का अपने को, ये कहाँ गया सवाल, अच्छा, अब ये डिसाइड करना है बेटा अपने को कि इसका साइन क्या है, तो इसका साइन डिपेंड करेगा किस चीज पे, पता है तेरे को, किस पे, ये तो देख इससे तो हो ही गई, लेकिन ये a प्लस बी और आ रहा है, अब a और b पॉजिटिव या नेगेटिव है वो भी डिसाइड करना है अपने को, सही है, तो फिर केस बनाने पड़ेंगे, भगवान उठा ले, चलिए, तो इसमें कुछ देना चाहिए था यार, पॉजिटिव नेगेटिव, तो गलत बात है यार, पॉजिटिव, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे भैया, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पहले देख लेते हैं कि अपन इतनी मेहनत करें क्यों, क्योंकि इसमें ये भी चक्कर है ना कि मिनिमम वैल्यू नहीं, यार वैसे डबल डेरिवेटिव से हो जाता है यार, बट डबल डेरिवेटिव तुमको आता, अभी सिखाया कहाँ है, चलो अगले चैप्टर में सिखाएंगे, तब करना है सवाल यार, है ना, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी भैया, नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है भाई, केस बनाने पड़ेंगे इसमें, इसमें 3 केस तो समझ में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर केस पे केस आ गए, क्योंकि a प्लस बी पॉजिटिव, a प्लस बी नेगेटिव केस बनेगा,
एक वहां पर तीसरे में और बनेगा, फिर मजा नहीं आएगा यार। उससे ही करेंगे फिर तो अपन अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ना। अब इसको होल्ड कर लो, अगले चैप्टर में दोबारा ट्राई कर लेना, फिर आप तुरंत कर पाओगे। यार इसमें दिक्कत यही है इस चैप्टर में यार, कुछ अगले चैप्टर की चीजें आ रखी है, एक्सट्रीमा है ना, और ये सब। कोई बात नहीं है ना, होल्ड रख लो उसको, अगले चैप्टर में कर लेना, अभी चालू करने वाले हैं बस, अगला चैप्टर हो जाएगा, पहले दिन ही कर लोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 7, बोलो 8, 8 तो हो चुका डिस्कस, 9 भी हो चुका, 10, 11। अरे भाई एलिमेंट्री और रोल्स को इतने सवाल कराए मैंने कि कोई कोई भी कर सकता है, मतलब एकदम एकदम नादान बालक को भी इतने सवाल करा दो ना, वो भी कर ले, तो उसमें अटक गया। देख, assume that f is continuous a greater than 0 differentiable on an open interval, ठीक है। तो गौर से देख बेटा क्या है, साफ साफ दिख रहा है f of a अपॉन f of b, f of a अपॉन f of b। तो सिंपल सी बात, एक फंक्शन मानना है। क्या मानना है, लेट gx इज इक्वल टू, इतने सवाल कराने का कोई मतलब नहीं निकला यार, जब तू ये क्रैक नहीं कर पाया तो। एक फंक्शन मान लिया f साफ साफ दे रखा है बेचारे ने, इससे आसान सवाल क्या होगा। तो इसकी वैल्यू a पर और b पे क्या है, सेम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है क्या होगा बेटा, कि देयर एग्जिस्ट सब x नॉट। अच्छा, हाँ, तो सिंपल सी बात क्या है भैया, देखो एक मिनट, इसने तो ये कर रखा है कि g डैश x, हाँ हो गया। तो बेटा इसका मतलब a से b में एक पॉइंट होगा x नॉट या c, जहां पर g डैश x नॉट क्या होगा, 0। तो बस g डैश x नॉट निकाल ले, कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा ना। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेगा तो कितना आएगा, g डैश x बराबर कितना, x स्क्वायर, x को छोड़ा f डैश x माइनस एफ एक्स, खत्म बात। इसको 0 करेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू कितना, 0। डिवाइड मार दे, आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, 12 साफ दिख रहा है, एफ एक्स माइनस 3 जी एक्स को फंक्शन मानेंगे, खुद ही बता रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया, 14 नहीं हुआ। Let f be a continuous function. Assume the second derivative f double dash exists on. Suppose the graph of f and the line segment joining the point. अच्छा, intersect at a point. ठीक है, x नॉट कॉमा f of x नॉट, ठीक है भाई। कहाँ गया यार, डस्टर डस्टर, ये रहा। चलिए तो बताते हैं इसका मतलब क्या है ना। देखो भैया, इस कदर एक सवाल है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, सपोज दैट ग्राफ ऑफ एफ एन लाइन सेगमेंट, अच्छा जॉइनिंग, देखिए ऐसा इस कदर कोई ग्राफ है मान लो, और इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन इस ग्राफ को किस बिंदु पर कट करती है, एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। बोलो सही नहीं बोल रहा क्या मैं यार, बोल रहे ना भैया। और शो दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए से बी सच दैट एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, एफ डबल डैश सी 0 प्रूव करना है। चलिए भैया, तो ये बिंदु क्या था, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये बिंदु क्या था, बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। वैसे तो मैं इसको वर्बली प्रूव कर सकता हूँ, पूछो कैसे। डिफरेंशिएबल फंक्शन स्मूथ बनना चाहिए। आप समझिए एक लाइन जा रही है, इस ग्राफ को लौट के लाइन पे आना है, और फिर लौट के फिर लाइन पे आना है, इस लाइन पे। या तो क्या ग्राफ यूं करके यूं जाए तो शार्प बना हो जाएगा, लेकिन उसको यूं करके यूं जाना पड़ेगा, या तो सीधा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऐसे करके जाता है तो कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड होना जरूरी है। और अगर कॉन्केविटी बदली तो एफ डबल डैश सी किसी ना किसी पॉइंट पे 0 पक्का होगा, ओरली कर सकते हैं। बट अगर आप इसको तरीके से करें, ठीक है, तरीके से नहीं बन पाया आपसे सवाल। देखो एक लाइन में हो जाएगा कैसे, गौर से देखना। एलएमबीटी ने क्या बोला था जाते जाते, मरते मरते, हाँ, कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, सुन बेटा इसमें लगा एलएमबीटी, यहां से यहां ऐसा पॉइंट अवश्य होगा जहां पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का जो स्लोप है, इसको मान लो लेट दिस पॉइंट इज C1, इस पॉइंट पे एफ डैश C1 जो है इस लाइन के स्लोप के बराबर है, माना कि लाइन का स्लोप है यम। अब ऐसे ही इधर भी एक बिंदु होगा जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, इस लाइन के सीकेंड के, ये भी क्या यम। ये तो बोला था एलिमिनेटेड ना भाई। तो एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट मिले, एफ डैश मतलब C1 और कौन C2, जहां पर एफ डैश की वैल्यू सेम है, तो क्या लगेगी, रूल्स।
तो रोज क्या बोलेगा कि C1 से C2 के बीच में F डबल डैश C0 होगा एक बार, क्योंकि F डैश C1 और F डैश C2 की वैल्यू क्या है, बराबर। F डबल डैश C इक्वल टू 0, खत्म, ओरली हो गया। कुछ करना है इसके बाद? और बताओ तुम, बाकी सब बढ़िया? आगे कौन सा दिया? जेई मेन दिया था। जेई मेन कोई एक्सरसाइज होती है क्या यार? चलो नहीं, अच्छे सवाल आने लग गए 2-3 साल से तो भैया, दही कर रखा है दिमाग जेई मेन वालों ने भी। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, इतना पेपर टफ आ रहा है, मतलब 2-3 साल का जेई मेन का पेपर देख लेना आप, पता नहीं क्या खा के बनाया उन्होंने, या तो वो खुद ही सॉल्व नहीं किया उन्होंने, मुझे लगता है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टफ पेपर बना रहे हैं, एडवांस के लेवल का। हाँ ठीक है, लेकिन तब भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में लेके आए हैं, ये हमें बड़ा प्राउड फील होता है। ठीक है, आप किसी भी बच्चे से बात कर सकते हो जिसकी 2000 के अंदर रैंक आई हो, और हमारे यहाँ पे पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो, ठीक है, आप देख लो, ये अच्छी बात है ना? ठीक है, तो मैथ्स धोखा नहीं देती, ध्यान रखो आप, क्योंकि आदमी सब सब हाँ, आदमी जब सब भूल जाता है, मैथमेटिक्स नहीं भूलता, क्योंकि कुछ याद ही नहीं करता, सिंपल है ना? तो एग्जाम में सब भूल जाता है इंसान। चलिए पर मैथ्स क्या शुरू में बहुत दुख देती है टीचर को, ना बच्चों को देती है, टीचर को उससे ज्यादा देती है, क्योंकि टीचर को लग रहा होता है, मतलब बच्चों को शुरू में 2-3 महीने तो ही लग रहा होता है यार, क्या है यार ये, और ये पढ़ाने आते हैं आदमी कौन है यार, ये रोज पढ़ाते हैं पर शीट बनती नहीं हमसे यार। लेकिन शुरू में 6 महीने की बात है, फिर देखना तुम्हें लगने लगेगा अब तो हम मैच फोड़ देंगे। दो दो चीजें होंगे, दो तरीके होंगे, दो तरह के लोग होंगे। 6 महीने बाद वो सोचेंगे कि हम फूट चुके हैं, और 6 महीने बाद कुछ ऐसे लोग भी होंगे फोड़ देंगे। ठीक है, हाँ, तो वो फोड़ देंगे वाले हमेशा होते ही हैं, क्योंकि वही सेलेक्ट होते हैं। और फूट गए वाले वो होते हैं कि यार उस टाइम पढ़ा रहे थे, तब तो मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि 7-8 दिन तो मैं एक्चुअली गेम में लग गया था, फिर उसके बाद ड्रीम 11 में लग गया था, और हाँ, फिर मैं कुछ दिन के लिए फोन पे बात करने लगा, फिर दोस्तों से। ठीक है, और वो वाले लोग होते हैं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूसली पढ़े ना 6 महीना, उनको तो फिर ऐसा लगता है छोड़ देंगे अपन बस। ठीक है चलिए, मतलब एग्जाम इतना टफ है नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो इंसान मैंने देखा है कि पूरा साल 2 साल तक डिसिप्लिन होता है ना, सारे बुरी आदतों से दूर होता है, टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, क्लास आता है, चाहे उसका दिमाग एवरेज भी क्यों ना हो, ठीक है, उसका दिमाग तेज नहीं हो, मतलब समझ रहे हो, बहुत तेज आइंस्टीन जैसा हो जाता है वो सेलेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन एक वजह से रुकता है आदमी का, मतलब सिलेक्शन की बात ये नहीं कर रहा कि तुमको IIT बॉम्बे ही चाहिए, मतलब वो कम से कम ऐसा नहीं होता कि अपने शहर के तन्नालाल कॉलेज में पढ़ेगा, वो पढ़ेगा किसी IIT, NIT, IIIT में से ही। बस सिलेक्शन एक वजह से रुकता है, हरकतें आदमी सुधार नहीं पाता, रोज सोचता तो है, रोज टाइम टेबल बनाता है, रोज टाइम टेबल, आप में से हर वीक टाइम टेबल बनाते होंगे, संडे को बनाते होंगे, और वो मंडे को ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सुपरमैन बनने की कोशिश करते हो, है ना, पता लगा जिंदगी में 2 घंटे नहीं पढ़े हैं, और टाइम टेबल बनाया कल से 12 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मान लो वो दिमाग बेचारा कैसे सहन करता होगा, और दिमाग अलग टेंशन में होता है कि इस आदमी ने क्या किया ये क्या बना डाला दिमाग रिएक्ट नहीं कर पाता है ना, समझ रहे हो आप, दिमाग ही रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, दिमाग कहता है यार भाई ये क्या किया तूने, इसे तो हमें कोरोना से मार डालता, ये सेल्स खत्म कर देता हमारी, तो ये होता है ना। तो बाकी इसलिए क्या है कि जो ठीक ठीक मतलब ऐसे ट्राई करते रहते हैं ना, आपको बहुत सारे बच्चे दिखते होंगे जिनके मैं बहुत मजा लेता हूँ, यार बेटा तू तो हमेशा ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है, वो लोग भी IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डेली बेचारे आते हैं, पढ़ते हैं, सवाल नहीं बनते हैं, पूछते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, बाहर कौन होता है, वही होता है, सर मैं एक्चुअली आ नहीं पाया 7 दिन, क्यों सर, घर चला गया था। क्यों चला गया था सर, कजिन दीदी की शादी थी। मैं कहा ठीक है, फिर 7 दिन लग गए शादी में। हाँ सर वो अब गया था, तो मैंने कहा 7 दिन हो जाता हूँ, ऐसे भी करते हैं बच्चे। मैं कहा दीदी की तो शादी हो गई बेटा, तेरी ना हो पाएगी, ऐसी हरकतें करेगा तो। ठीक है, हाँ, तो खैर हो जाती है वो तो, खैर सबसे फालतू चीजें इंडिया के अंदर मतलब हो ही जाती है। तो भैया देखिए, इसलिए कहने का मतलब ये है कि अपनी आदतें सही रखो, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना क्लास में ऐसे, जिसलिए मैं डांटता हूँ, फिर एकदम से ऐसे हो जाते हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत है जीवन में ना। ठीक है, तो इसलिए टाइम पे सोया करो, टाइम पे उठा करो, 8 घंटे सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत टाइम अपने पास जीवन में, बहुत टाइम है, अभी तो अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन करोगे,
क्या पता अगले अक्टूबर में जी एडवांस हो। इस बार भी तो अगस्त में आई ना डेट, अगस्त में आई है, अभी हो पाएगा कि नहीं पता नहीं है। तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। और बात ये कि पढ़ने वाला टाइम तुमने ऐसे निकाल लिया कि सर मैं रात को सोया नहीं था। और मैं आपको जानता हूँ भैया, देखो सब लोगों को पता है, मेरे को कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो एक दिन में 12 घंटे पढ़ा इसलिए नहीं सो पाया। न सोने के बहुत सारे कारण हैं, मोबाइल सबसे बड़ा, इसलिए थोड़ा दूर रहा करो इनसे, है ना। ठीक है। हाँ हाँ, इस चीज का है। बाकी देखो जेई मेन तो अभी आप फोड़ ही दोगे, अभी देखो एक्सरसाइज करके ही, है ना। और जेई मेन में आप जेई मेन जैसे सवाल आते नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैथ्स में, बाकी सब में तो वैसे ही है। मैथ्स में तो एकदम खतरनाक आते हैं। ठीक है। किसमें? केमिस्ट्री में आसान होते हैं। हाँ केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है, हाँ जी। हाँ मेंस के हिसाब से मैथ्स बहुत टफ होती है। चलिए कोई बात नहीं, क्या करना है। जेई में, अच्छा जेई में एक चीज और होती है पता है क्या? जेई में ऐसा एग्जाम है भैया कि इतने सारे लाख बच्चे पेपर देते हैं। तो जैसे मान लो कि 300 नंबर का पेपर हुआ, तो आप मानो 150 नंबर पे हजारों लोग होते हैं, हजारों। मतलब 150 नंबर पे हजारों लोग हैं, 160 पे हजारों लोग हैं। क्योंकि देखो सिंपल से होते हैं, 250 से ऊपर तो बहुत कम लोग हैं। ठीक है। और 150 के नीचे भी बहुत भरमार जनता है। और जो सेलेक्ट होने वाली है वो भी हजारों में है, लाखों में है इनफैक्ट। तो उसमें यही होता है कि यार कम से कम भी सैकड़ों बच्चों के मार्क्स सेम होते हैं। तो वहां पर क्राइटेरिया होता है कि किसने ज्यादा पॉजिटिव किए, पहला क्राइटेरिया ये है। कि एक बच्चे ने क्या किया कि सवाल किए 150 आए, लेकिन उसने क्या किया था, उसके 4 ही सवाल नेगेटिव हुए हैं और एक के हुए हैं 7 नेगेटिव। तो जिसके 4 नेगेटिव हैं आए 150 हैं, 4 वाले जिसके कम नेगेटिव उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको ऊपर रैंक देंगे। फिर सेकंड तो आपको पता ही है मैथ्स। ठीक है। मैथ्स के बेसिस पे देते हैं। थर्ड पे फिजिक्स आती है। नहीं केमिस्ट्री नहीं आती है कहीं पे भी। उसके बाद जैसे इन दोनों में भी सेम होते हैं तो फिर दोनों को सेम रैंक अलॉट करनी पड़ती है ना। तो मतलब आप सोच लो कि एज का क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया, हाँ हटा दिया। एज कोई क्राइटेरिया क्यों होना चाहिए यार? एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसे तो बोलते हैं। एज का क्या क्राइटेरिया है? मतलब एक इंसान अगर 1 साल पहले दुनिया में आ गया, उसको गलती हो गई कोई उससे, या उसने कोई बड़ा काम कर लिया, जो लेट पैदा हुआ और वो 150 नंबर परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या वो गलत है? तो ज्यादा टैलेंटेड है भाई। तो क्राइटेरिया गलत ही था, हटा दिया अब उन्होंने, अक्ल आ गई। देखिए जेई मेन जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मेरे ख्याल से कर चुके हो आप। 3 भी अपन डिस्कस कर दूंगा, चौथा नहीं किया था, चौथा बताओ। चौथे में डाउट है, इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। देख बेटा, देख पहला ऑप्शन चेक कर, कहां गया बेटा तू? हाँ पहला ऑप्शन में 2f(c) बराबर g'(c), इसका वाला कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम लगा है। और फंक्शन क्या माना है? 2f(x - gx). ठीक है। 2f(x - gx) एक फंक्शन है। अब बेटा फटाफट चेक करना बस, है ना, तुरंत हो जाएगा। पहले चेक कर ले कि 0 और 1 पे वैल्यू सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे x 0 डाल, तो कितना f(0) होगा? तो 2f(0) कितना होगा? 4। देख वैल्यू दे रखी है। g(0) कितना है? 0। तो कितना वैल्यू होगा? 4। इसके बाद देख बेटा फटाफट से कि 1 पे निकालते हैं तो f(1) कितना है? 6। तो कितना हो गया? 12 माइनस ये कितना हुआ? 2। मतलब अलग अलग वैल्यू आ रही है दोनों पे। तो अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है तो उसका 0 से 1 में डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा चेक करते हैं, ट्वाइस f(c), ऐसे सारे ऑप्शन चेक करने। दूसरे में फंक्शन क्या मानेगा? 2f(x - 3gx). बस रोल्स थ्योरम बेसिक। इसमें चारों फंक्शन सवालों में अलग अलग फंक्शन मानने, लेकिन अच्छी बात है कुछ करना नहीं, बस वैल्यू चेक करनी है, बराबर आ गई तो सीधा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 तो कर चुके। हाँ किसका? 3 का स्टेटमेंट 2 बता देंगे, बता देंगे। चलिए तो इसमें देखते हैं जरा। आपने देखते हैं जरा, दोनों फंक्शन वो मान लिए होंगे इंक्रीजिंग, है ना। देखो एक फंक्शन ले लेते हैं बेटा, f(x) बराबर x² e⁻x, ये इंक्रीजिंग है कि नहीं वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या किया, f'(x) कितना है, छोड़ो पकड़ो लगाएंगे भैया। तो यहाँ से कितना आएगा ये। अब यहाँ तो समझ सकते हैं कि x चूंकि पॉजिटिव है ना। तो सिंपल सी बात है, पूरा पॉजिटिव है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं लाला, तो कितना आ जाएगा, उसको gx मान लेते हैं। gx कितना, x² e⁻x, और g'(x) कितना आएगा बेटा? 2x e⁻x माइनस x² e⁻x। सही किया एकदम हमेशा की तरह। अब देखो यहां से क्या कॉमन लोगे? x, ना समझे? x e⁻x 2 माइनस x। अब बेटा समझो बात को, x पॉजिटिव है, ये तो पूरा पॉजिटिव है। ये क्या चीज है? 2 पर डिक्रीज इंक्रीज करेगा ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 तो सरासरी गलत है।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, 8, 9, 10, 11। डाउट है 11 में? यार एलएमवीटी में इतना पढ़ाया मैंने यार, तो मैं सब वही कर। देखो, लेट एफ बी एनी, मतलब कुछ बच्चों को क्या ना, सारा सर वही वाला सवाल कराओ ना जो इसमें था। आपने 50 करा दिया, उससे मतलब नहीं हमको। तो थोड़ा अक्ल लगाने की भी रखी है भाई। मैंने बोला एलएमवीटी के सवाल आते हैं एग्जाम में। लेट एफ बी एनी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम ए से बी एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑफ ओपन ए बी। ठीक है। एक्स ए से बी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश लेस देन 0, देन फॉर एनी सी बिलोंग्स टू ए से बी। बाप रे, इसमें सवाल भी ताबड़तोड़ ही पूछा है। For any C belongs to A से B, f of C minus f of A upon f of B minus f of C is greater than. Okay. चलिए कोई नहीं यार, ये जेईई मेन वाले पगला गए क्या भाई? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं बेटा? यहां से देखना कि f डैश x जो है वो पॉजिटिव होने का मतलब समझ रहे हो आप? ये है, सही है। f डबल डैश x नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन 0। तो यहां से पता लगता है कि f इंक्रीजिंग है, और यहां से पता लगता है कि डाउनवर्ड ग्राफ है। सही है। ओके, कॉन्केविटी है, लेकिन देखते हैं जरा। और इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा C होगा, देन फॉर एनी C बिलोंग्स टू A से B, f of C माइनस f of A अपॉन f of B, B की तरह आगे की तरफ। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, हो गया। देखो क्या करने का है। यहां से देखिए, कॉन्केव डाउनवर्ड टाइप का ग्राफ होगा और इंक्रीजिंग होगा। डाउनवर्ड से करिए या वो से भी हो जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं ए पॉइंट, ए कॉमा एफ ऑफ ए पॉइंट है। यहाँ वो सी की बात कर रहा है कि कोई भी सी अगर आप बीच में लेते हो तो सी ले लिया। यहाँ पर बी कॉमा एफ ऑफ बी। ये समझ रहे हैं? यहां तक आप समझिएगा भावनाओं को कि एलएमईटी ने बोला कि बीच में ऐसा कोई पॉइंट अल्फा लाई करता होगा जहां टेंजेंट की स्लोप इसके बराबर है। सही बात है भैया। तो देखिएगा, इसकी स्लोप जो है वो कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ सी अपॉन, सॉरी, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए। ये आ गई टेंजेंट की स्लोप के बराबर। ऐसी इसकी बात करें तो इसकी स्लोप कितनी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी। अब बताइए, ये सेकेंड जो है ना, किसी न किसी पॉइंट की टेंजेंट की स्लोप के बराबर है, और हम समझ सकते हैं कि टेंजेंट की स्लोप लगातार कम हो रही है, क्योंकि एफ डैश डिक्रीजिंग है, एफ डबल डैश नेगेटिव है, एफ डैश डिक्रीजिंग है। तो बताओ, यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप ज्यादा होगी कि यहाँ पे ज्यादा होगी? यहाँ। तो इसकी टेंजेंट की स्लोप इस सेकेंड के बराबर है, ये इस टेंजेंट की स्लोप ये। तो बताओ कौन बड़ा होगा? ये। खत्म सवाल। ये तो पूछा आपसे, कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन भाई साहब इन्होंने एक, अच्छा वो देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सी आगे बी पीछे है, तो ठीक है, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इधर डिवाइड करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो, एक बात पूछता हूं मैं आपसे सिंपल सी। आप ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी का जब डिवाइड करोगे तो साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या पता, नहीं बदलेगा। ठीक है, एफ ऑफ बी बड़ा है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग ऐसा बोल रखा है। तो फंक्शन नेगेटिव है पॉजिटिव है एक अलग मुद्दा है, लेकिन इंक्रीजिंग है तो आगे बढ़ने पर वैल्यू तो बढ़ रही होगी। तो मतलब एफ ऑफ बी बड़ा, एफ ऑफ सी छोटा है, तो जब डिवाइड करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं। सेम यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी नहीं बदलेगा, क्योंकि सी तो ए से बड़ा है, आगे है। सही है, क्लियर? आगे वैल्यू बस ये तो निकालना था, इधर डिवाइड मारो, ग्रेटर देन। चलिए इसके बाद बताइए, कितना बढ़िया प्यारा सवाल पूछा ना था, छोटा सा है 2 लाइन का, लेकिन ग्राफ बना के सोचने वाला सवाल है। तो सोचना था ना, वो तो ऐसे खेलेंगे दिमाग से, आप खेलने दोगे? ग्राफ बनाओ, सब सिखा रखा है आपको। टेंजेंट नॉर्मल निकालो यार। टेंजेंट नॉर्मल में कौन सा बेटा? S1 में 17 तक हो गया था। चलो ठीक है, S1 में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था, ऐसा आपका कहना है भैया? 18, 19, 20, 20 का बी नहीं बताऊंगा बेटा, इसमें कैलकुलेशन है, आप मुझसे करवाना चाहते हो बस।
कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा जो बोल रहा है वो प्रूव करना है। कैलकुलेट सम ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बता रखा है, लेंथ ऑफ सीकेंट का सब टेंजेंट का फॉर्मूला बता रखा है, दोनों को जोड़ना है। अब इतनी मेहनत तो आपको करनी है ना भाई। एज द प्रोडक्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इक्वेट, वेरीज का मतलब क्या है, जो आप ये सम निकालोगे ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप मानोगे ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मानोगे पहले तो बताओ। अल्फा बीटा मान लेना तुम दो, सबसे बढ़िया। या फिर मान सकते हो अल्फा कॉमा ए इंटू एल एन अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो आपका सम आएगा वो क्या देगा, अल्फा इंटू बीटा के अपने आप फॉर्म में दिख रहा होगा, तो अल्फा बीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन करनी है भाई, ये भी पूछोगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद 22 हो गया। 22 तो किया है शायद ना, अच्छा नहीं पूछा था आपने, हो गया। 22 पूछना है किसको, आपको, फिर आलस। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, शो दैट द एंगल बिटवीन द एनी टेंजेंट एंड दिस पॉइंट, बेटा देखना है यहाँ से, एक पॉइंट ले ले अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, डी बाई डी से निकाल लेगा, मैं करूंगा नहीं, डी बाई डी निकालना है, डिफरेंशिएट करके उसमें अल्फा बीटा डालना है, सही है, सिंपल कैलकुलेशन है। और क्या करना है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन जो है उसका स्लोप निकालना है, वो तो सीधा बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा, बस इसका स्लोप आ गया बीटा बाय अल्फा। अब इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है, एंगल। एंगल के लिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से m1 है ना, उसके बाद अपने आप कट कटा के कांस्टेंट आ जाएगा, कैलकुलेशन करते ही खत्म। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना बस, एक चीज का कि अल्फा बीटा इस कर्व पर है, तो अल्फा बीटा उठा के रखना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद S2 में एक ही सवाल कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या, नहीं, ठीक है, बस इतना ही था इसमें। जेई मेन इसमें नहीं हुआ क्या डिस्कस, चलिए कोई बात नहीं, जेई मेन निकालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखा आपने। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख चुके हो, ये स्क्वायर को कहां कट करता है, यही नॉर्मल इसको कहां कट करता है, इसके लिए क्या करोगे, नॉर्मल को इसके साथ सॉल्व करोगे। लेकिन आप पहले देखो, क्या पता है कर्व सीधा समझ में भी आ जाए। तो ये कर्व है बेटा, कभी कभी क्या होता है, वो गूगली करते हैं हमारे साथ, मजाक कर रहे होते हैं, हो सकता है कि ये कर्व ही ऐसा हो जाए जो हमसे सीधा निकल जाए। जैसे कि ये कर्व को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो x कॉमन कितना आएगा, x प्लस 3y माइनस y कॉमन x प्लस 3y। आप समझ सकते हो, ये तो एक्चुअली पेयर ऑफ लाइन निकला, बेवकूफ बनाने की कोशिश की उसने। देखो ये कर्व तो पेयर ऑफ लाइन है, सही बात है। आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर ये ऐसा है तो इस पेयर ऑफ लाइन को बनाते ही y बराबर x आएगा, क्योंकि ये होता है, क्या आएगा y बराबर माइनस 1/3x, जो कि एक्चुअली में ये होता है ना, समझे। अब बेटा इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये कि 1,1, अब 1,1 इस पे तो है नहीं, इस y बराबर x वाले उस पर है, तो उस पे 1,1 है, बोल रहा है इस पे नॉर्मल। अरे तो ठीक है, ये नॉर्मल, और नॉर्मल कहां कट करेगा, खत्म सवाल। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते, रुको ये गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि बेटा इसलिए नहीं कह सकते, देखो जो मैंने बनाया आपने हाँ मान लिया, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो नॉर्मल है ना, हो सकता है ये दोनों लाइन यहाँ से डाइवर्जिंग बन रही है, तो हो सकता है यहाँ कट करे, तो बड़ी बात है नहीं। 1,1 है, इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप -1 हो जाएगा नॉर्मल का। आप स्लोप लिख लो और इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, सॉल्व करके पता चल जाएगा कहाँ रहे पॉइंट, सही है ना। या फिर अगर आप नॉर्मल निकालोगे तो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग से भी आइडिया लग जाएगा, दोनों तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाह बेटा, क्या है मतलब 3 में बताना जरा। सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, बनना आईटीएम है ना, हरकतें हुई है स्कूल वाली। इतना सिंपल सवाल है भाई, थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। अच्छा, अंदर वाला सॉल्व नहीं हो पा रहा, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा अंदर वाला, ट्रिको, तो ट्रिको के लिए अलग से कोई असिस्टेंट अपॉइंट करोगे एग्जाम में, सॉल्व करो ना, मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं नालायक। इतनी सी ट्रिको में क्या दिक्कत है बताओ जरा, आईटीएफ नहीं पढ़ा है आपको 11 की ट्रिको। हाँ तो आईटीएफ का डिफरेंशिएट करना, आईटीएफ का कोई रोल ही नहीं है, नहीं आ रहा अगर तेरे को सीधा डिफरेंशिएट मारना, क्या ट्रिको में उलझ रहा है। एक बार बता, 10 वर्स टी का डिफरेंशिएशन आता है, तो 10 वर्स समथिंग का होता है 1 प्लस वो कर ले, फिर अंडर रूट का आता है, फिर उसका आता है, उसके में करना क्या तुझे, डिफरेंशिएशन कर दे। अगर तुझे नहीं आता है तो हम तो नहीं करेंगे, और तुझे नहीं आता तो छोड़ के थोड़ा आएंगे भाई, डिफरेंशिएट कर दे, मैं सिखाता हूँ देख क्या करने का है। बहुत आलसी है यार ये, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, नहीं करूंगा, ये क्या एटीट्यूड है।
एग्जाम में क्या शक्तिमान बन के जाओगे? सब आता होगा उस दिन। ट्राई करना है ना भैया, जो आता है उससे जुगाड़ से करो ट्राई। देखो बहुत सिंपल सवाल है। एक्स कहां से, एक्स पाई बाई 6 की बात चल रही है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप इसको लिख दो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब समझना यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ? कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हुआ? अंडर रूट मतलब मॉड कॉट थीटा बाई 2 मॉड है। अभी समझ बेटा एक्स पाई बाई 6 की बात चल रही है, एंगल पॉजिटिव है, मतलब हाफ एंगल करेगा ना इसका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट पॉजिटिव तो मॉड हट जाएगा, तो कुल मिला के हो गया tan इनवर्स कॉट कितना, हाफ एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नहीं समझा? अब tan इनवर्स को लिख दे कितना, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये बता जरा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तुझे सारी दुनिया से मतलब नहीं, तुझे एक्स किस में निकालना है? पाई बाई 6 पे, तो उसके आसपास निकालेगा, तो ये कितना होगा? पाई बाई 12। तो ये कॉट क्या होगा? पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट प्लस कॉट थीटा कितना होता है? थीटा। हो गया यार, बस खत्म। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो कितना हो गया? ये सॉल्व कर ले, एक्स बाई 2 और 90 में से कितना गया? 45। हाँ, तो प्लस प्लस का पाई बाई 4, ये बन गया तेरा फंक्शन ही आ गया, खत्म ना, समझा? बस। हाँ, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 6 6 हो गया। 7 द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखा संन्यास काहे नहीं लेते नालायकों? किसने पूछा सवाल? सवाल में क्या है दिक्कत बता जरा, क्या निकालना नहीं आता? इस ये जो कर्व है इस पे पॉइंट है 2,2 नॉर्मल लिखना नहीं आता है? इस पे नॉर्मल का इक्वेशन आता है, लिख लिया था नॉर्मल का इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद तो सरकारी स्कूल का बच्चा भी कर सकता है, गांव का। एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला उसमें भी पड़ा होता है, मॉड x1 प्लस। इसमें क्या हूं कर रहा है यार, अजीब लोग है यार भाई। मतलब पूरा पढ़ाने के बाद तो इस बात पे अटक जाओगे कि 5 बढ़ा के 3 बढ़ा, सर ये मुझे नहीं आता था क्योंकि ये आपने क्लास में नहीं पढ़ाया। भाई ये तो बचपन से पढ़ रहे हो ना, एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11 में था ना, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है। टेंजेंट नॉर्मल मैंने भी कोई सवाल तो कराया होगा इससे रिलेटेड, फिर क्या दिक्कत है? क्या हर बार इसी पे थोपोगे कि 11वीं नहीं पढ़ी? पता है कोई सवाल है? अभी जेई में आप दे रहे होते, ये सवाल आता, अब सोच लो आपकी स्थिति क्या होती। ये ना एटीट्यूड अपना ठीक करो, लाइफ में खुद करना है और आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यार मैं इनको आइंस्टीन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये पता नहीं नटवर लाल बनना चाहते हैं नालायक। देखा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एडवांस निकालो भैया फटाफट से, तुरंत बंद कर लो यार, बंद कर लो, भगवान से डरो ना, को बंद कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जे एडवांस। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? 2 में, 3 में? पक्का नहीं है भाई साहब? जो सवाल टफ होते हैं वो तो पूछते नहीं है, और जो होते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1,7 टचेस द सर्किल एट पॉइंट Q। वेरी इजी, 11th क्लास का ही सवाल है। तो देखिए क्या करना है बेटा, गौर से देखना कि एक कर्व है अपने पास, ये वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसका पॉइंट है 1,7। यहाँ पे बेटा टेंजेंट ड्रॉ की तुमने। इस पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं पता है? दोनों तरीके डी बाई डी से भी कर सकते हो, आप टी बराबर 0 से भी निकाल सकते हो। टेंजेंट निकाल ली ना? अभी टेंजेंट निकाल ली भैया, तो ये टेंजेंट क्या करती है? उस सर्किल को पॉइंट क्यू पर टच करती है, ठीक है। सर्किल को पॉइंट क्यू पर क्या करती है? टच। कोई दिक्कत? अब देखना, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, इससे आसान सवाल देखो एडवांस के इतिहास में नहीं आता होगा कभी, है ना। देखो ये सर्किल का सेंटर पता है, क्या ये लाइन निकाल चुके हो बेटा? निकाल चुके हैं, इक्वेशन पता है। अब बेटा इससे मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर होती नहीं होती है, तो इसका स्लोप अगर पता है तो इसका नहीं पता चल जाएगा। और चूंकि ये इस पॉइंट से पास करती है सेंटर से, तो क्या इसका इक्वेशन लिख सकते हो?
तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, इसका पता ही है, दोनों को सॉल्व किया, पॉइंट आ गया। बताओ, समझ गए? देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या करना है कि 5 में थोड़ा सा मतलब करना ज्यादा कुछ नहीं है, एनालाइज करना है बस ग्राफ को, है ना। और खासकर अपन ने जब ये पढ़ लिया, क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनिसिटी, उसके बाद तो तुरंत हो जाएगा। देखो यार उसके बिना भी हो ही जाता। देखो भैया y बराबर e की पावर x ग्राफ आप सब जानते हो, जानते हो ऐसा होता है, अपवर्ड शेप का, है ना, कौन के अपवर्ड। अब देखिए एक बिंदु है यहाँ पे c-1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है c-1 e की पावर c-1, ये एक बिंदु है बेटा c+1 कॉमा e की पावर c+1, इन दोनों को p और q को ज्वाइन कर दिया, तो इस सीकेंड का स्लोप अगर मैं निकालूं pq लाइन का स्लोप, तो कितना आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अर्थात e की पावर c+1 माइनस e की पावर c-1 अपॉन प्लस माइनस 6 आएगा, चू आएगा चू। यहाँ से e की पावर c क्या ले लिया कॉमन, तो e माइनस e की पावर 1 ये आ गया। अब सुनिए, गौर से सुनिएगा, ये जो स्लोप आया सीकेंड, देखो सिंपल सा सवाल पूछा है इसने, पता है क्या, कि देखिए सी एक पॉइंट है, वहां पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा e की पावर c, कितना होगा बेटा, टेंजेंट का स्लोप इज e की पावर c। तो उसने सिंपल सा बोला है कि ये लाइन और ये लाइन कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए क्या करेगा इंसान, ये अगर पता करना है कि ये लाइन कहाँ मिलेंगे, इधर की उधर, तो ये देखेगा इंसान की डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। अगर ये लाइन सोचो ऐसे डाइवर्स हो रही है तो पीछे मिलेंगी, और अगर कन्वर्स कर रही है तो, समझ गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हम स्लोप निकालें, तो इसका स्लोप तो e की पावर c हो गया। इसकी बात करते हैं तो बेटा e कितना होता है पता है आपको, 2.71, 2.5 से भी ज्यादा, 1/e। तो सोचो अगर e 2 रहा होता तो 1/e 1/2 होता, पर e तो से बड़ा है, अर्थात ये नंबर तो हाफ से भी गिरा हुआ है। तो उसका जब 2.71 मतलब 2.75 में से जब आप आधे से भी कम घटाओगे तो नंबर क्या आएगा, 2 से बड़ा। ये नंबर 2 से बड़ा, 2 के भाग दोगे तो क्या आएगा, नंबर 1 से बड़ा, और 1 से बड़े को e की पावर c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 से, सॉरी e की पावर c से बड़ा। तो इसका स्लोप जो है बेटा वो e की पावर c से क्या है, बड़ा, बड़ा, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, e की पावर c। अब मैं आपसे बोलूं कि एक ये लाइन जो है इसका स्लोप 1 है और इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, चू है चू, तो बताओ कैसी, ऐसी बनेगी ना, तो कहां मिलेंगी, पीछे, इसके पीछे, आए समझ में, सी पॉइंट के पीछे, हो गया खत्म। चलिए हो गया, बस यार पढ़ेंगे इतना ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहिए, अब शगुन होता है यार, एक ही तो सवाल है, वो करेंगे कल करेंगे, एक साथ नहीं करते, सोमवार को वो भी पागल है क्या, सप्ताह की शुरुआत ही बेकार होगी। ग्राफ में बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना, ठीक है, क्लास में एक एक बनाऊंगा ना, क्योंकि तुम जानते हो कई बच्चों ने कुछ नहीं किया होगा, उनको तो पूरा कॉपी करना है, तो मैं डाल दूंगा, आराम से कॉपी करें। हाँ तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में ना। हाँ अपना चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था, तो अपन पढ़ेंगे अब नया चैप्टर, आप जल्दी से लिख लो फटाफट से। करा देंगे ना यार भाई, करा देंगे, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं, क्लास चालू हुए, नहीं तो बता करा देते ला, उससे 18 हो रहे तेरा नलायक, जो पढ़ाया वो तो होता नहीं है, बोले ऐसे वो करा दो ना, मतलब अगर मैं वो नहीं भी कराऊंगा तो बोर्ड वाले से वैसे भी करा देंगे, वो तो मैं ऐसे एक्स्ट्रा करा रहा था, करा दूंगा ना, ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे देख करो, ऐसा करा दो ना, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन रुक जाएगा उसकी वजह से। गजब आदमी हो भाई, जो पढ़ा रहे पहले उस पर फोकस कर लो ना, वो सब आता है जो पढ़ाया, जो है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है उसका दुख बहुत है। मतलब ये वही लोग हैं कि सर ने प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक छुड़ा दिया था, शायद उसी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा, तो उसका सवाल आया ना वो एग्जाम में, वो सर उसी की वजह से मैं बहुत टेंशन मेरा एग्जाम तक, और मेरा पेपर बिगड़ गया सर उसकी वजह से। नहीं तो पढ़ाएंगे ना भाई, पढ़ाएंगे, टाइम मिलेगा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बोर्ड का है, वो मेरा काम नहीं है, बट फिर मैं पढ़ाऊंगा कि ठीक है शीट में सवाल है, अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है इतनी बेटा, ठीक है, जो तेरे काम का होगा एटी के हिसाब से वो मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले, वो नहीं है इसलिए मैंने छोड़ा दिया अभी, पढ़ाऊंगा लेकिन उसको भी, है ना, तेरे पूरे पैसे वसूल किए जाएंगे, चिंता मत कर दो।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो आया नहीं था कि अभी पढ़ाया ना मैंने मार्च में। पूछ इनसे, बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया मार्च में? पता ही नहीं है इसको? तो क्यों नहीं आ रहा था बेटा इतने दिन से? नहीं ऑफलाइन पढ़ाया था हमने तो। ऑनलाइन क्या वो ऑफिशियल था नहीं तो क्लास लग नहीं सकती थी, ऑफलाइन पढ़ा। अभी पढ़ाया मार्च में अभी। शीट नहीं डिस्कस हुई है शायद पूरी। अब तो वेट कर, अक्टूबर में पढ़ाएंगे, अक्टूबर में। तुझे पता ही नहीं चला, इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन लोगों को काफी सारे 4-5 लेक्चर का तो पढ़ा दिया मैंने। पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा तो बाद में पढ़ाऊंगा अक्टूबर में। स्टैटिस्टिक्स तो 11 में पढ़ाया, पूछो जो 11 बच्चे थे। 11 में जो बच्चे थे रीजनिंग स्टडीज दोनों पढ़ाया। क्या मैग्नेटिज्म? वो तो फिजिक्स वाले से पढ़ा रहे, पढ़ा दिया उन्होंने। मैथ्स वाला मैग्नेटिज्म वो तो 10th में था ना। हाँ 11th में आती पहले वो पढ़ा, वहीं से शुरुआत करते हैं, उसके बाद लॉग पढ़ाया था। पता नहीं मुझे, मतलब यार ऐसे बैठे हुए सर, देखो आपने प्रोबेबिलिटी भी नहीं पढ़ाया है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स भी नहीं पढ़ा आपने। आपकी वजह से ही देख रहे हो ऐसा हो रहा है, सिलेक्शन उठ सकता है हमारा। अरे भाई मेरे प्रोबेबिलिटी 12th में पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते अक्टूबर में। अच्छा वैसे मतलब आपने भी सरकास्टिक वे में बोला कि सीरियस होके बोला? सीरियस होके बोला? अच्छा वो प्रोबेबिलिटी वाला जेन्युइन पूछा था आपने, तो मैंने भी जेन्युइन जवाब दिया कि मैंने पढ़ा दिया मार्च में ऑफलाइन में, बुला के आप आए नहीं। अब ऑफिशियली पढ़ना है तो आप अक्टूबर में पढ़ाऊंगा मैं, जब सिलेबस का लास्ट 2 चैप्टर होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक आप वेट करो, तब तक तो ये पूरी शीट ही कर चुके होंगे। आप देख लो, आप बहुत पीछे रह गए हो। ठीक है चल तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो भैया प्रोबेबिलिटी जो है वो 12th का टॉपिक है। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ भाई, वो पूरा यूनिफॉर्म ही चलता है सारे एंसर्स के में, जो पढ़ा रहे हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ यार। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर ये 12th के चैप्टर्स हैं जो कि 12th में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा पढ़ा था एनसीईआरटी के हिसाब से, जो लोग आप 11th में रहोगे तो मैं क्लास में पढ़ा दिया था। आपके बैच में हुआ नहीं हुआ वो एक अलग इशू है, मैंने अपने बैच में कॉम्प्लेक्स नंबर काफी काफी सारी चीजें बता दी थी जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका, क्योंकि 12th में पढ़ते हैं, वो केवल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना था। रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स शायद एक बार पढ़ा दी थी 11th में, इस बार बोलोगे फिर पढ़ा देंगे, उसमें क्या है, पढ़ा देंगे। पर अक्टूबर में पढ़ाऊंगा, देखो जब सिलेबस हो जाएगा फिर तुम जो बोलोगे सब पढ़ा देंगे। कौन भी पढ़ा दें, वाह। पीएनसी, यार पीएनसी तुम मिस कर गया, तुम मुझे थोड़े दिन पहले बोलते, अभी मैंने लीडर के अंदर पीएनसी पढ़ाई है। ठीक है। और अभी हाँ अब वो हो चुका है, प्रोबेबिलिटी भी खत्म होने वाली 3-4 दिन में। ठीक है। और तो पीएनसी तुम्हारे काम का था 11 का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया अभी उनको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपके काम का है नहीं, है ना। तो पीएनसी अभी भी जस्ट खत्म हुआ थोड़े दिन पहले ही, है ना, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 6 दिन पहले खत्म हुआ है। तो आप बता देते, आप पहले बोल दिया करो आपका चैप्टर खराब ये थोड़ा वीक है, तो बता दूंगा कौन से बैच में चल रहा है। बाइनोमियल में पढ़ा चुका हूँ 11th में। लीडर में, या लीडर में बाइनोमियल अभी नहीं, लीडर में अब वो तो नए फेजेस आएंगे ना, उसमें पढ़ाते हैं बाइनोमियल हम। ठीक है, वो भी उस केस में जब मर्जिंग करनी होती है, वरना क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं। तो अब देखो अगर वो वाला बैच फंस गया तो बता दूंगा आपको, बुला लूंगा, उसमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। हाँ पीएनसी, अपनी पीएनसी तो बेटा आपकी बैच में होगी सबसे पहले, लीडर में तो बहुत लास्ट अगले साल होगी। ठीक है। और नर्चर में भी आपके लगभग लगभग बराबर टाइम, नर्चर में मैं हूं नहीं फिलहाल तो। चलिए कोई बात नहीं, तो पढ़ा देंगे, वैसे ही पढ़ा देंगे तुमको, तुम चिंता मत किया करो, है ना। हाँ और मैं ऐसे मत किया करो सर आपने प्रॉब्लम नहीं पढ़ाया, भाई नहीं पढ़ाना था मुझे, असाइन ही नहीं, क्या करूं, जब बाद में असाइन है तभी पढ़ाऊंगा।
ठीक है। और अनऑफिशियली पढ़ाया तुम लोगों को अभी मार्च में, और उसमें कुछ बच्चे नहीं आ पाए, ठीक है। कौन कौन नहीं आ पाया था वैसे? तुम लोग सारे आए थे? चले कोई बात नहीं, तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी बेटा? वो देखो ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना, वो भी लिख रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बेटा कोई क्लास नहीं लगाई थी मार्च में, मजाक कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे अक्टूबर में, ठीक है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, है ना। और बाकी रही देखो तुम्हारे 11 के चैप्टर्स की बात, तो वो अक्टूबर से पहले तो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरे पास अपना सिलेबस का पूरा वो है। उसके बाद देखो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो देखो अपनी क्लास और अपनी मर्जी, है ना। फिर तुम जो बोलोगे सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ऐसे ही लिटर में मैंने ये किया, सिलेबस जल्दी खत्म किया हमने। अब ऐसे ही चल रहा है, हमारी मर्जी। हम रोज आधा घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा डिस्कस करते हैं, ठीक है। कभी रेस, कभी क्या, कभी पुराना चैप्टर, ठीक है। तो लास्ट में तो अपनी मर्जी होती है, लेकिन अभी अपनी मर्जी नहीं चल सकती ना, अभी तो वही पढ़ाना है जो सिलेबस है अभी ना। तो चलो मैक्सिमम मिनिमम चालू करते हैं भैया। तो जैसा कि हमेशा से रीत रही है, किस शीट में से कुछ कॉपी करके आपको लाना है, क्योंकि अगर मैंने वो लिखवाया तो 2 दिन लिखाने में लगेंगे। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। शीट आप निकाल लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से क्या लिखना है, आप निकाल ही लो शीट, ज्यादा बेटर है। देखिए मैक्सिमम मिनिमा। अब ये चैप्टर ऐसा नहीं है भैया, बहुत टफ नहीं है। सबसे जो टफ चीज थी और जो मुश्किल है वो एलएमबीटी और रोथ थ्योरम होती है। ये सारी चीजें आपको तुरंत समझ में आएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर यहाँ पे टर्म्स नहीं है, तो टर्म्स को समझना है कि किस टर्म का मतलब क्या है, और उसमें गलती नहीं करनी है। देखिए मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो देखिएगा मैक्सिमम मिनिमा में सबसे पहली चीज पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा। अभी क्या होता है भैया, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। अब अगर आपने शीट निकाल ली हो, तो आप भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं लोकल मैक्सिमा की। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1 if f of a is greater than equal to fx for all x belongs to this where h is some real positive numbers। का सिंपल सा मतलब क्या है बताता हूं। देखिए ये मान लीजिए बच्चों की एक फंक्शन है ये, ठीक है। अब मैं पूछूं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तो नहीं है, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ तो नहीं है, ठीक है, कहीं और होगी। पर अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस वाले पॉइंट की बात करता हूं अगर मैं, तो मान लो ये x इक्वल टू ए पॉइंट है। तो x इक्वल टू ए पॉइंट में खास बात है क्या, कि अगर कोई ऐसा h हम लें, देखो जैसे मैंने h ये ले लिया, तो आप समझ सकते हैं कि a माइनस एच से a प्लस एच, अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात करूं, और इस पूरे इंटरवल में कोई भी x ले लूं, ले लूं कोई भी x, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस पूरे इंटरवल में कोई भी अगर x ले लें, तो f ऑफ a की वैल्यू, a पर जो फंक्शन की वैल्यू है, x यहां ले लिया, यहां ले लिया, कहीं भी ले लिया, तो f ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर, सॉरी, फॉर ऑल x बिलोंग टू a माइनस एच से a प्लस एच इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है कि डोमेन की बात कर रहे हैं, मतलब डोमेन में, या तो डोमेन में सब कुछ, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई कि इसके इलाके में, a के इलाके में a माइनस एच से a प्लस एच में f ऑफ a ही सबसे बड़ा है। ये तो मतलब हुआ f ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत? इसके इलाके में ये क्या है, सबसे बड़ा, क्लियर है। अब ऐसे लोकल मिनिमा की डेफिनेशन होती है जो अपने इलाके में सबसे छोटा होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट के बारे में, तो ये जो पॉइंट है अगर इसका नाम x इक्वल टू ए रखे यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि a माइनस एच से a प्लस एच में अगर आप इस पूरे इंटरवल में बात करते हैं, तो f ऑफ a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू f ऑफ x होगी फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस, ठीक है। तो ये क्या अपने इलाके का सबसे छोटा छोटा आदमी, सही बात है, समझ रहे हैं भैया। तो इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा। तो देखिए रिलेटिव मिनिमा सब वो बाद में समझाते हैं, पहले आप शीट में पढ़ लो, आपको समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने बात बताई? पक्का एकदम श्योर हैं आप? अब मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताई है और शीट में भी लिखी है, जो कि बुक्स में आपको गलत मिलेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको।
कि मैंने एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोला है ना? एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए माइनस एच से ए प्लस एच। इसका मतलब क्या है? मैं एक ग्राफ बना के बताता हूं आपको ना, ठीक है? देखिएगा, एक ग्राफ लेते हैं, मान लो एक फंक्शन का ये x है और ये y है। शीट में तो नहीं होगा ना कोई ग्राफ है? चलिएगा, ये बनाया, ये वाला ग्राफ है। अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था कि हम लोगों ने ग्राफ डाला कि नहीं शीट में ना, इसलिए पूछ रहा था। देखो ऐसा कोई ग्राफ है, अब देखिएगा ये बिंदु है बेटा x इक्वल टू ए, ठीक है? ये जो चोंच वाला बिंदु है ये x इक्वल टू बी, बीच में इन बिटवीन कोई ले लिया x इक्वल टू सी, यहां ले लिया x इक्वल टू डी, ये फिर एक चोंच वाला पॉइंट है x इक्वल टू ई, फिर ये फिर चोंच वाला पॉइंट है x इक्वल टू एफ, और ये है x इक्वल टू जी। सही बात है? तो देखो बुक्स में क्या क्या आपको गलत मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपने को गलती नहीं करनी है ना, क्योंकि एडवांस वाले वो उस चीज को समझते हैं ना, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा क्या है कि हम जब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के, यहाँ कौन एंड पॉइंट्स है? ए और जी, वो भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में कंसीडर हो सकते हैं, होते हैं मतलब उनको चेक करने का है। बुक्स चेक नहीं करती, वो कभी भी एंड पॉइंट को लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मानती नहीं है, पर ऐसा नहीं मानना है, ठीक है? अब क्या करना है, कैसे चेक करना है, एक एक पॉइंट की बात करते हैं। जैसे फिलहाल मैं इनको दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देता हूँ, ये अलग एक्सेप्शनल केस है, इनको कैसे चेक करेंगे देखेंगे ना। देखो x इक्वल टू बी पे चेक करना है, तो सुनिएगा x इक्वल टू बी में क्या होता है, हम ये बोलते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन समझिए कि x इक्वल टू बी लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, चेक करना तो हम बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम h फॉर व्हिच b माइनस h से b प्लस h इंटरवल। तो ठीक है भैया, ऐसा h देखो आप कोई सा भी ले लो यार, h तो लेना ही पड़ेगा ना, यहां से यहां तक ले लो, b माइनस h से b प्लस h। इस पूरे इंटरवल में f ऑफ b की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x से बड़ी या बराबर भी है, देखो आप, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, बराबर है, देखो आप। पर ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है? तो उसको क्या बोलोगे, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा? लोकल मैक्सिमा। ध्यान रखिए, तो ये जो बिंदु है x इक्वल टू बी, ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है? तो इक्वालिटी का देखिए, यहाँ पर फिर किताबें गलत करती है ना, हमें नहीं करना है, ठीक है? इक्वालिटी हो सकती है। इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं ना, x इक्वल टू सी की बात करते हैं। चलिए सी लास्ट में लेंगे, पहले तो आप x इक्वल टू डी से निपट लो, पहले आप डी से। तो डी में देखो आप कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ डी माइनस एच से डी प्लस एच में एफ ऑफ डी क्या होगा? छोटा या बराबर। एफ ऑफ डी क्या होगा अपने इलाके में? छोटा या बराबर, बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? लोकल मिनिमा। समझ में आया भैया? थोड़ा ढंग से कॉपी करिएगा ना, क्योंकि मैं मिनिमम मैक्सिमा एक जैसा लिखता हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता कई बार मिनिमा, ठीक है? ये लो अलग अलग कर देते हैं ऐसे, ठीक है? एक्स इक्वल टू ई प्लस साक्षात दिख रहा है, ई पे तो दिख ही रहा है भैया, अपने इलाके में सबसे अमीर आदमी है, तो क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। बहुत बढ़िया, तो x इक्वल टू ई हैज लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू ई है ना। एफ क्या? एफ, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है? मैक्सिमा मिनिमा, छोटी माँ बड़ी माँ चल रहा है टाइप, ठीक है? देखो तो ये देखिए भैया, x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी पे बात कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए जब ये एंड पॉइंट हो, क्या हो? एंड पॉइंट, x इक्वल टू ए पॉइंट, तो भैया इसमें इंटरवल तो ले ना सके a माइनस एच से a प्लस एच, क्योंकि a माइनस एच से a प्लस एच तक तो डोमेन ही नहीं है ना, तो देखो ना यार। तो फिर क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है a से a प्लस एच, कहां से? a से, तो आप a से a प्लस एच जब भी देखोगे तो भैया सबसे छोटी वैल्यू f ऑफ a पर ही आएगी, सबसे करीब होगा अपने इंटरवल में, तो क्या होगा? लोकल लोकल मिनिमा। सही है? इसके बाद देखिएगा जी पर बात करें, तो जी से मतलब जी माइनस एच से लेंगे ना बेटा, तो ये क्या होगा? लोकल लोकल मैक्सिमा, ठीक है? तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, एक नई चीज जो कंफ्यूज कर सकती है कि एंड पॉइंट जो है मुन्ना, उनको भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में माना जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए x इक्वल टू सी पॉइंट की, तो आप समझेंगे कि सी जो पॉइंट है वहां पर कोई भी h ले लो, आप कोई सा भी h ले लो, हमेशा c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में जो f ऑफ c की वैल्यू है बराबर रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू c माइनस एच सी प्लस, बोल सकते हो ऐसा, बराबर रहेगी ना, इक्वलिटी। पर क्या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ यार, तो दोनों डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखिएगा, अगर जरूरत पड़े और ऑप्शन के अंदर हो कि x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। समझ में आया? x इक्वल टू सी क्या है, लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, लोकल मिनी का भी, ठीक है। हालांकि ये देखिए, ये कभी पूछेंगे नहीं आपसे, है ना, ये विश्वास रखिए इस बात का, क्योंकि इतना एक्सेप्शनल जो चीजें होती हैं वो जेई नहीं पूछता, उन्हें पता है कि बच्चा किताबों से पढ़ता है, एनसीईआरटी से पढ़ता है, तो इस तरह का डिस्कशन नहीं है। तो इसलिए क्या है कि फिर भी हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ऐसा पॉइंट अगर आता है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट कर्व पॉइंट है, तो वो पॉइंट को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में इक्वालिटी आता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो चित्र बना लीजिए और चाहे तो नहीं, तो शीट में सेम बना हुआ है, हाँ तो कॉपी करोगे घर जाके कि छोड़ दोगे? हाँ तो घर जाके कॉपी कर लेना, फिर तो अच्छी बात है, अगर ये दे रखा है तो, ठीक है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल सबसे बड़ा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखना, ग्लोबल का मतलब होता है बेटा कि पूरे डोमेन में सबसे बड़ा कौन है ना, पूरे डोमेन में। तो जैसे एक फंक्शन है लला, ये यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ और ऐसे गया, यूं ये आ गया, तो बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ है? ठीक है, ये है ग्लोबल मैक्सिमा। और बताओ सबसे छोटा वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है? लोकल, सॉरी ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। बहुत सिंपल सी बात है, जहां सबसे बड़ी वैल्यू हो, इसमें कोई ऐसा उलझाने वाला डेफिनेशन नहीं है, सिंपल बात है, वो सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू एंड पॉइंट्स करके हो सकती है। एक फंक्शन अगर मान लो इंक्रीजिंग है लाला, यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, तो कहां होगा ग्लोबल मिनिमा? यहाँ। यहाँ क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा, जहां सबसे बड़ी वैल्यू है पूरे डोमेन में। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना भैया? ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं। तो देखिए, जो हम निकालते हैं ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट का मतलब एक्चुअली ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकाल रहे हैं, सही बात है। लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक अलग चीज है, एक अलग फिनोमिना है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू से कोई लेने देना नहीं है। आप समझ सकते हैं, यहां से देखिएगा कि देखिए शीट में सब लिखा है, आप कॉपी कर लीजिएगा सुंदर सुंदर शब्दों में, आराम से घर बैठ के अलग अलग पेन से स्केल यूज करते हुए। देखो यहां से एक क्या हुआ कि देखो, ये ना ऐसे चल रहा था और ये बना मैक्सिमा, इसे बड़ा घमंड हो गया, मैं सबसे अमीर आदमी हूं। फिर ग्राफ आगे चला, तो उसने बोला कि देख बेटा, मेरे मोहल्ले का जो सबसे गरीब आदमी है वो भी तुझसे अमीर है, ठीक है। तो समझ में आया? तो मतलब ये अपने मोहल्ले का हीरो है, इस मोहल्ले का जो सबसे गरीब आदमी है वो भी इससे बड़ा है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये लोकल का मतलब है, तो उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट एक पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गई? जो अपने मोहल्ले का हीरो या अपने मोहल्ले का सबसे गरीब व्यक्ति है, ठीक है, आ रहे समझ में? ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्लोबल जो होता है ना एब्सोल्यूट, उसका मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। यहां तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है। अब देखिए, चूंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, अच्छा ये लिख रहा है अभी तक, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ग्लोबल सॉरी लोकल मैक्सिमम मिनिमा की, चाहे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की, उसमें कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसा वर्ड यूज नहीं किया है, तो उसका होना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। मैंने सामने साक्षात चित्र बना रखा है, आपने इस पॉइंट पर क्या है? शार्प कॉर्नर, और आप समझ सकते हैं ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा का डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आया? वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू बड़ी है कि फंक्शन की वैल्यू छोटी है, डिफरेंशिएबल है नहीं, उससे क्या लेना देना, सही बात है।
कोई दिक्कत? तुम लोग बेटा बातों में ध्यान मत दो, इधर पढ़ाई में ध्यान दो। फिर मुस्कुरा रहे हो आप देख के एक दूसरे को, तो ये भी तो इशारों इशारों में बात हुई। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े भैया। कोई समस्या? पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऐसा दिक्कत हो सकती है कि भाई लास्ट पॉइंट जो है वहां पे ओपन बबल आ रहा हो, मतलब बी पर, मतलब इस पॉइंट पर ओपन इंटरवल तक फंक्शन डिफाइन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो लास्ट पॉइंट है जी, वो क्या होगा, ना ग्लोबल मैक्सिमा होगा ना ग्लोबल मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के लिए क्या निकालना पड़ता है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, दोनों में क्या एफ ऑफ ए, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन नहीं पड़ी थी अभी, किसी पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा तब होता है जब उस पॉइंट पर वैल्यू हो, फलानी वैल्यू से बड़ी हो या छोटी हो, तो उस पॉइंट में वैल्यू कब निकालोगे, जब वो पॉइंट डोमेन में हो। अब पॉइंट ही डोमेन में नहीं है तो कौन सी वैल्यू कैसी वैल्यू, तो अगर ये ओपन हो गया तो नहीं लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा ना ग्लोबल मैक्सिमा होगा ना ग्लोबल मिनिमा होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे वो पॉइंट जो कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमा है, वो सब डोमेन में होने चाहिए। बात समझ में आ रही है भैया? बेटा लिमिट निकाल लो पर उससे वैल्यू थोड़ा आएगी, हम लिमिट की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं एफ ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सिंपल। ठीक है, ये बात चल रही है ना? तो बताइए कोई समस्या है? सब बताएंगे ना, शांति रख सब्र रखो, सब बताएंगे। हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है, चलिए। तो मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, है ना? ठीक है, मैं समझा नहीं बेटा, क्या क्या लिखना है मैं बता दूंगा, वो सब उसकी चिंता मत करो आप, अभी सब बता देंगे क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आप तो सवाल करने में ध्यान दो बेटा। देखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मैं बताता हूँ कितने पेज छोड़ने, भी रुक जाओ एक मिनट, है ना, मैं सवाल लिख लूं। और सवाल है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। लाओ मैं बताता हूँ तुमको। देखो क्या क्या लिखना है। देखो पहला पेज तो पूरा लिख देना है, ठीक है? हाँ पूरा पूरा। हाँ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से शुरुआत करनी है, पूरा लिखना है। और नोट लिखा हुआ है नीचे, तो नोट में एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, कि जो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होते हैं उनका कॉमन नाम होता है मिला के एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, या एक्सट्रीमम भी बोलते हैं ना। तो एक्सट्रीमा का मतलब ये है कि या तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा हो सकता है या लोकल मिनिमा हो सकता है, तो एक्सट्रीमा इज द कॉमन टर्म फॉर बोथ ऑफ दीज। समझ में आया भैया? तो ठीक, क्या? हाँ हाँ, वो सी क्या? नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं यार। देखो बेटा, जैसे मान लो कि बात करते हैं कि एक गर्ल है और मान लो बॉयज हैं गर्ल्स हैं, तो एक कॉमन नाम होता है इंसान। तो इंसान का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सट्रीमा हो या मतलब मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों का कॉमन नाम है, दीज आर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम या पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। तो मतलब ये सारे पॉइंट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। अब उनमें से कुछ मैक्सिमा होंगे कुछ मिनिमा होंगे, कॉमन नाम है एक्सट्रीमा। ठीक है, समझ गया बेटा? चलिए भैया, तो ये पहला पेज पूरा लिखना है, ये नोट भी लिखना है और लिखते पढ़ना भी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, बस इतना समझ गए आप, बस इतनी जगह छोड़ दो, उसके बाद ये सवाल चालू करो लिखना, बाकी सब मैं लिखवा दूंगा, है ना? ये लो। हाँ बेटा देखिएगा फटाफट से, ये सवाल है एक आपके पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालने हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, चूंकि मॉड आ रहा है, हमें क्या करना है, सिंपल हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाए बिना सवाल नहीं होगा।
तो देखते हैं जरा, इसने जीरो क्यों छोड़ा, मतलब क्या बिगाड़ा जीरो में? जीरो भी ले लो, ठीक है। अच्छा, सवाल चेंज करूंगा यार, मजा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है। नहीं नहीं, फिर ट्विस्ट कैसे क्रिएट होगा कहानी में? ये लो, हटा दो, है ना। अब सुनिए, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ का डोमेन खुद यहाँ मेंशन है। अब देखिए, जब मॉड ऑफ एक्स 0 से 2 है, तो मॉड ऑफ एक्स 0 से 2 कब होता है? जब एक्स माइनस 2 से 2 होता है। तो जब एक्स माइनस 2 से 2 होगा, कितना होगा? एक्स माइनस 2 से 2। तो ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स माइनस 1 का मॉड। अब आप एक्स माइनस 1 का मॉड बनाना जानते हैं। जैसे मॉड ऑफ एक्स होता है, वैसे ही एक्स माइनस 1 का मॉड कहां से शुरू होगा? एक्स इक्वल टू 1 से। चलिए, तो अपन ग्राफ बनाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं मतलब। तो भैया कैसे बनेगा ग्राफ? देखिए कि भैया एक्स माइनस 1 का मॉड यहां से शुरू होगा, एक्स इक्वल टू 1 से, और यू बनेगा। इतना तो बता रखा है आपको ना। चलिए, तो x बराबर क्या होगा कि x बराबर, देखो यहाँ कट करेगा, जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। और x अगर आप डालते हो माइनस का 2, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 3। ठीक है, अर्थात ग्राफ जो है वो इस कदर जाने वाला है। सही है। और यहाँ पर वैल्यू x इक्वल टू -2 पे क्या होने वाला है बेटा? वैल्यू 3। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिएगा। x बराबर 1 है ये ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी? 0, 1। ठीक है, अभी रुकिएगा रुकिएगा। इसके बाद क्या है कि ग्राफ आगे ऐसे जाएगा, पर पूरा नहीं चावे, x बराबर 2 तक ही चावे, तो 2 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब ग्राफ x बराबर 2 पर यहाँ के अटक जाएगा बस। अब सुनिएगा, एक और चीज है कि -2 से 2 में ग्राफ बनाया मॉड x माइनस 1 का, परंतु उसमें x बराबर 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो x बराबर 0 पर क्या वैल्यू थी? 1। तो यहाँ क्या आएगा? बबल। दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद बनाएंगे अगला ग्राफ x। ये रहा, x जब 2 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी आएगी? ये। और आप जानते हैं कि x-3 का होल स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, वो आप जानते हैं कि ऐसा बनता है, यहाँ x इक्वल टू 3 पर। प्यारा बोला, बनता है। तो बताओ कि x बराबर 3 पर वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका हमको तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 पर वैल्यू कितनी है कि डालो 2, 1। 1 मतलब यही आ रहा है, अर्थात यहीं से शुरू होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन रहा है। यहाँ पे टकराएगा ये, उसके बाद तो कहां चला जाएगा? चलता रहेगा। प्यारा बोला है, कोई दिक्कत? ये बन गया ग्राफ। अब सुनिए, ये कंप्लीट ग्राफ है फंक्शन का। अब हम एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे भैया, इस पूरे डोमेन के अंदर, डोमेन में जीरो भी नहीं है और इधर के नंबर भी नहीं है, कौन कौन से लोकल मैक्सिमा, कौन कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिएगा, तो x इक्वल टू -2 सबसे एंड पॉइंट जो है -2, तो आप समझ सकते हैं -2 पे क्या मैक्सिमा मिनिमा? आगे वैल्यू कम हो रही है, अपने मोहल्ले का हीरो। ठीक है, क्या है? मैक्सिमा। तो बताइए कि मैक्सिमा वाला, देखिए आप नॉर्मली इसको मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, लोकल नहीं लगा चलेगा। ठीक है, मैक्सिमा वाला पॉइंट कौन सा? x इक्वल टू -2 मैक्सिमा है। देखिए अभी ये तो गिर रहा है ये, फिर ये पॉइंट आया, ये अपने मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी है, तो लोकल मिनिमा है। ये क्या है? अपने मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी है ना। तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? -2 एंड 2। मिनिमा वाले कौन से बिंदु है मिनिमा? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। उसके बाद आप चेक नहीं कर सकते, हाथ से निकल चुका है तो कोई दिक्कत है? ठीक है, बस सिंपल, इतना आसान, वेरी इजी। समझ गए लाला? नहीं समझे लाला? तो छाप लेते हैं आप इसको फटाफट फटाफट। तो मैं अपना एक ताबड़तोड़ सवाल और लिखता। देखो, एक था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 का मॉड प्लस ए स्क्वायर -9a माइनस, अच्छा -9। देखो यार, जगह ही कम पड़ गई यहाँ तो। यहाँ लिख देना ये है, जब यहाँ थोड़ा इधर लिखना, देखो तुम इधर, यहाँ इतना तो पढ़ रहे हो इतने टाइम से, इतना तो अक्ल होगी, यहाँ लिखते ही है। तो कब? x जब माइनस इन्फाइनाइट से 2 है। नहीं, कई बच्चे होता है पूरी जगह होगी ना, इसके नीचे लिखेंगे, बोले ऐसा लिखना होगा। तो भाई ये जगह कम है, इसलिए यहाँ लिखना था इसको ना। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। 2x-3। एक बार क्या, नर्सरी में एक बच्चे ने कॉपी ली दूसरे बच्चे की, मुझसे बोला सर मेरी क्लास छूट गई थी। मैं कहा ठीक है बेटा, हुआ भी उसको 1 महीना ही था क्लास आए मतलब चालू हुए। मैंने कहा दिला देता हूँ बच्चे की कॉपी। तो बच्चे की कॉपी ले गया साहब।
अगले दिन कॉपी करके लाया, तो बोला सर वो कुछ चीजें समझ नहीं आई, अब समझा दो। मैं कहा ला, तो उसकी कॉपी देखी मैंने कहा यार तूने एक बात बता, ये फेयर कॉपी में सवाल करके काट क्यों रखा है ऐसे, समझ गए आप? तो वो जो क्लास में बच्चा बैठा था, जब मैंने सवाल लिखा उसने ट्राई किया होगा, तो गलत कर लिया होगा, तो उसने काट दिया। फिर बाद में मैंने सोल्यूशन लिखा, उसने सही सोल्यूशन लिख लिया। वो दूसरे वाले भाई साहब उसकी कॉपी ले गए, तो उन्होंने पहले वो पूरा लिखा फिर काटा, फिर पूरा सही समझने को। यार गजब आदमी भाई, भारत मतलब तेरे को तो मिलना चाहिए था यार, नोबेल मिलना चाहिए था ना। अब हाँ, इसलिए मैं क्लियर करता हूँ हमेशा कि देखो ऐसा लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज बता देता हूँ भैया, डर लगता है यार लोगों से, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो तो ये एक सवाल है, अब देखिए क्या करने का है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए such that x equal to 2 is a local minima. x equal to 2 is a local minima. अभी देखिए थोड़ा अलग सवाल है, ये वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए देखा था, इसी टाइप के सवाल बताए थे आपको। तो ये हटा दो चित्र। अब देखो उल्टा सवाल पूछ लिया है अपन ने कि भैया सुनिए, x इक्वल टू 2 पर लोकल मिनिमा है, मतलब अपने मोहल्ले के सबसे गरीब है ये, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए तो देखते हैं। तो ऐसे सवाल करने के लिए बेटा ग्राफ बनाना पड़ता है, जैसा कि आप जानते हो। तो पहले यहां से ग्राफ बनाएंगे, जब x 2 या 2 से बड़ा है तो ग्राफ बनेगा लीनियर, और आप समझ सकते हैं x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, और स्लोप 2 है तो ग्राफ ऐसे जाएगा यूं, ठीक है यूं, सही है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी थी लाला, 1, क्लोज इंटरवल है ये, उसके बाद यूं जा रहा है ग्राफ, कोई समस्या। ये वैल्यू कितना है 1, कितना है 1। अब सुनिए दूसरा, जब इधर बनाएंगे 2 से छोटे पे, तो बनेगा ये ग्राफ, और इस ग्राफ में ए तो हमें निकालना है, तो इसका अंदर समझिए कि दिस इज x माइनस 2 का मॉड प्लस समथिंग, और वो समथिंग हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 2 का मॉड का ग्राफ बनाएंगे, ऐसे हमने उसमें भी किया था पिछले चैप्टर में, याद होगा आपको सवाल, मिनिमम मैक्सिमम, वो सॉरी मैंने मोनोटोनिसिटी बताया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, तुम सब भूल जाते हो। कॉपी में मैंने सबसे पहले यही सवाल कराया था, शायद पहला दूसरा सवाल ऐसे ही था। हाँ, तो भैया ऐसे ही क्या करना है यहाँ पे कि हम a को तो जानते ही नहीं है, तो a स्क्वायर टर्म को तो नेग्लेक्ट करके पहले किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, x माइनस 2 के मॉड का। तो सुनो x माइनस 2 का मॉड कैसे बनता है, x माइनस 2 का मॉड ये से शुरू होता है, ये से शुरू होता है, यू जाता है और यू जाता है, पर अपने को केवल यू वाला चाहिए, ठीक है। तो हमने ग्राफ बनाया यू वाला, और हमें पता है यहाँ बबल आएगा, तो इंक्लूडेड नहीं है। ये कितना आएगा बेटा, हाँ जो भी आएगा 0,2 है ना, चलने दो ये आगे। ये किसका ग्राफ बनाया पता है, y बराबर x माइनस 2 का मॉड। अब सुनिए, इस x माइनस 2 के मॉड में कुछ जोड़ना है मुझे, कुछ कुछ ऐड करना चाहता हूं मैं बचपन से के, है ना। तो मैं के क्या ऐड करूं ताकि x बराबर 2 कौन सा पॉइंट बन जाए, लोकल मिनिमा बन जाए, अपने मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी। अभी जरा चेक करते हैं कि अपने मोहल्ले का एक गरीब है क्या है, देखो। तो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू की बात करें, तो 2 पर वैल्यू कितनी है बेटा, 2, 2 पर वैल्यू कितनी है, अरे 1, कितनी वैल्यू है 1। पर आप समझ सकते हैं मोहल्ला मतलब पूरा होता है इधर। अब इधर क्या हो रहा है पता है, उसका दर्द क्या है उसका, कि इधर तो अमीर लोग रहते हैं इस तरफ, तो और इधर गरीब लोग रहते हैं। तो मतलब ये तो ना गरीबों में आया ना अमीर, मिडिल क्लास आदमी हो गया हमारी तरह, सही है। तो इसका मतलब समझ में क्या हो रहा है, इसका मतलब इसको सबसे गरीब बनाना है, इसको क्या बनाना है सबसे। अभी क्या हो रहा है, देखो अरे यार समझ नहीं रहे हो, कितना समझाऊं। x बराबर 2 पर वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना, x बराबर 2 पर वैल्यू है 1, समझ में आ रहा है। और 2 को ही क्या बनाना है, लोकल मिनिमा। अब समझ में या समझो कि भैया x बराबर 2 पर वैल्यू 1 ही रहने वाली, क्योंकि ये ग्राफ तो चेंज नहीं होने वाला। तो ये वाला जो ग्राफ है, इधर क्या रहते हैं, सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। अरे समझ में, ये आंसर अमीर बन के बैठा हुआ है, और ये कहता है मैं सबसे गरीब हूं, तो या तो उसको गरीब कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 पर तो वैल्यू 1 आएगी आएगी, ब्लैक वाला ग्राफ तो चेंज होना नहीं है। इसको शिफ्ट कर सकते हैं के जोड़ के, रेड वाले ग्राफ को, तो जो गरीब लोग हैं इनको अमीर बनाओ, ऊपर उठाओ, समझ में आया। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इनको इस तरह से ऊपर उठाया कि जो ये सबसे ये बबल वाला पॉइंट है ना, ये उठ के यहाँ पे आ गया।
और जैसे ही ये उठ के यहाँ पे आ गया तो इसने बोला अब इस वाले x बराबर 2 पॉइंट देखो, अब हम सबसे गरीब लोग हैं, समझ में आया, लोकल मिनिमम बन गया, नहीं समझे, कितने से ऊपर उठाना पड़ा सबको, 1 से। पर अगर मान लो कोई इंसान 1 से नहीं बोले मैं तो 2 से उठाऊंगा, तो क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर उठ के यहाँ चला जाएगा, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये गरीब आदमी है, इधर भी सब अमीर है इससे और इधर भी बहुत अमीर लोग हैं, इसका मतलब उसको ये, हाँ समझ नहीं आया, तो ये जो ग्राफ है रेड वाला, इसको कम से कम कितने से ऊपर उठाना है, 1 से तो उठाना ही है, अब 1 से ऊपर तो कितना भी उठा लो, अर्थात ये जो नंबर जोड़ रखा है आपने a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9, इसकी वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आया ना, और इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बाद तो तुम खुद ही कर लोगे यार, a माइनस 10 a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस बनाते हैं इधर उधर, तो a बिलोंग्स टू आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, वही वेविकल बना लोगे ना, इसका आंसर आ गया, बात एकदम खत्म। अच्छा लेकिन एक मिनट भाई, क्लोज, हाँ क्लोज इंटरवल है ना, यहाँ आएगा क्लोज, यहाँ आएगा किलोज, आंसर आ गया, वेरी इजी। इसके बाद किसकी क्लास है अब, अच्छा वेद सर टाइम पे जाते हैं, उनकी तो आखिरी क्लासेस के बाद तो कोई क्लास ही नहीं ना, एक और क्लास है ओसी ऑर्गेनिक, हाँ ओसी ऑर्गेनिक होती है, इतना पढ़ा लिखा हूं मैं, हाँ यार मतलब ऑर्गेनिक की है, तो एक लास्ट सवाल कर लेते हैं अपन, बस आखिरी, ब्रेक चाहिए, किस टाइम पे आते हैं सर, ऐसा हो सब मुंह में है, क्या, चलिए कोई बात नहीं, कल मिलते हैं अपन, और आज का होमवर्क बता देता हूँ मैं आपको, अच्छा ये होमवर्क है, बस कॉपी करना है एक पेज, ये होमवर्क है, वाह लाला वाह, वाह उस्ताद वाह, देखो मॉडल यूनिवर्सिटी का O1 S1 जेई में हम कर चुके हैं, आज अपन करेंगे, मतलब आप करोगे, एक तो O2 बच रहा है, हाँ तो O2 और S2 करेंगे आज आप, हाँ O2 S2 फिर जेड वंस बाद में करेंगे, हाँ हाँ इतना थोड़ी ना, O2 में कितने सवाल होंगे, 7 सवाल हैं, 7 ओनली, डिटरमिनेंट के लिए 21 दिन मिले ना, तो डिटरमिनेंट के लिए तो पहले दिन से करते ना, वो तो सब करना है, आईआईटी का सिलेबस भी करना है ना, उसमें क्या है, हाँ भैया O2 और S2 कंप्लीट करना है आज आपको मोनोटोनिसिटी का, ठीक है, चलिए ग्राफ का फोटो भेज देना यार मेरे को व्हाट्सएप पे, जो तुमको कॉपी में ग्राफ दिए थे ना जो पेंडिंग है, उसका फोटो कोई एक बच्चा व्हाट्सएप कर देना यार, जो मतलब जो इक्वेशन लिखाई थी, कौन करेगा, आप कर देंगे, ठीक है व्हाट्सएप कर देना, तो मैं उससे ग्राफ बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है, और मैं लिख भी दूंगा प्रोसीजर भी, आप मैच कर लेना, फिर दिक्कत है तो पूछ लेना।